अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम अपने तालीम के साथ साथ हम अपनी इस्लामी शरीयत की भी पासदारी करें। इस्लाम की जो बातें हैं उस पर भी अपनी ज़िंदगी पर अमल कर रहें, तो दुनिया में भी सरबुलंदी सरखरुई नसीब होंगी और आखिरत में भी होंगी। सहाबा इकराम को इज़्ज़त, शोहरत, दबदबा ये इसी निस्बत पे मिला था कि उन्होंने शरीयत को मुकद्दम रखा, शरीयत के तकाज़ों को दुनिया के आगे आगे रखा, दुनिया को पीछे रखा और शरई तकाज़ों को आगे रखा। बच्चों में कोई दुनिया का पीरियड नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा 1-2-4 मिनट जो है वो चूँकि मुहर्रम का महीना शुरू है और हम बड़ी क्लास के बच्चे हैं और आज जुमा का दिन भी है और इस्लामी तारीख, इस्लामी साल का ये पहला महीना है मुहर्रम। आपने 8वीं जमात के अंदर फ़ौज आदा में हलचल ये नज़्म पढ़ी होंगी और 9th और 10th में आपने मुख्तलिफ मरसिए भी पढ़े होंगे। ये सारे मरसिए जो है ये करबला की याद को ताज़ा करते हैं। करबला में अहले बैत की कुर्बानियों को, उनकी शहादत को हमें भूलना नहीं है। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बातिल के खिलाफ सफ़े आरा हुए, हक़ के मुकाबले में बातिल को पाश पाश होना पड़ा और बातिल तो पाश पाश होने के लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि हक़ आ गया और बातिल चला गया और बातिल तो जानने के लिए। खैर बच्चों, मैं तो आपको सिविक्स पढ़ाने के लिए यहाँ पर या समाजियात सियासियात पढ़ाने के लिए हूँ, लेकिन चूँकि मुहर्रम का महीना है और मैं 2 मिनट में थोड़ी सी उसकी फजीलत, आशूरा की फजीलत बयान कर दूँ ताकि आप बड़ी क्लास के बच्चे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे बड़ी फजीलत वो मुहर्रम के रोज़ों की है और मुहर्रम के 2 रोज़े रखना है, या तो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो या 10 मुहर्रम और 11 मुहर्रम का रखो। ये 2 रोज़े रखना है, या तो 9-10 या 10-11 मुहर्रम। ये क्या है, इसकी फजीलत क्या है? साल भर के गुनाहों का ये कुफ़ारा है। मुहर्रम के रोज़े साल भर के गुनाहों का कुफ़ारा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हदीस कुदसी में कि मुहर्रम मेरा महीना है। इसलिए बच्चों इन 2 रोज़ों का एहतमाम करना है। आज उम्मत के अंदर दीन ना होने की बिना पर उम्मत जो है वो इन रोज़ों को एक तो पहली बात रखती नहीं है और अल्लाह माफ़ करे आज बिदअत का इतना चलन हो गया कि हम बिदअत को दीन समझ के करते हैं कि जिस दिन हमको रोज़ा रखने की ताकीद की गई, हम उस दिन जो है रोज़दारों को भी पकड़ पकड़ के उनको शरबत पिलाते हैं। ये गलत बात है, ठीक है। इसलिए 9 और 10 मुहर्रम का या 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा रखना ये पूरे साल भर के गुनाहों का कफ़ारा है, ठीक है। आप बड़ी क्लास के बच्चे हैं, अगर आपने किसी एक ने भी इस पर अमल कर लिया तो इसका सवाब मुझे भी मिलेगा और ये हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में पेवस्त हो जाएगा। जहाँ हम रमज़ान के 29-30 रोज़े इतनी कड़ी धूप में रखते हैं, इतनी गर्मी के मौसम में रखते हैं, वहाँ बरसात के ऐसे ठंडे मौसम के अंदर 2 रोज़े रखना कोई बड़ी बात नहीं। खैर, तो
ये तो मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन आज जुमा का दिन भी है और ये मेरा एक इस्लामी तकाजा भी था एज ए उस्ताद होने के नाते कि मैं आपको कुछ बातें जहाँ दुनिया का इल्म सीखना और सिखाना जो है उसकी ताकीद की गई, तो वहाँ पर दीन का इल्म जो है उसको भी बहुत सख्ती के साथ में पाबंद रहने की ताकीद की गई। और दीन का इल्म ही हकीकी इल्म है, वो इल्म जो अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ देवे, वो हकीकी इल्म है। इसलिए अपनी दुआओं के अंदर हमेशा अल्लाह से ये मांगना, ए अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा, अल्लाहुम्मा इल्मन नाफ़िया, अल्लाह मुझे नफ़े वाला इल्म। इल्म बहुत तरह का है बच्चों। इल्म ऐसा इल्म भी है जिसके ज़रिए से शिरक और बिदअत की तरफ भी इंसान चल पड़ता है, तो ऐसे इल्म से अल्लाह से पनाह भी मांगे। ठीक है, चलिए ये तो थोड़ा सा बात हुई अशरा के ताल्लुक में। आता हूँ अपने सबक की ओर, अपने टॉपिक की ओर। हम सियासियत के दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे थे और हम यहाँ तक पहुँचते कि इंतखाबी अमल कैसा होता है और इंतखाबी अमल के अंदर कैसा प्रोसेस होता है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है, किसके मातहत में पूरे मुल्क के इलेक्शन होते हैं, किसकी निगरानी के अंदर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले पीरियड में देखा था मुख्तलिफ पीपीटी के ज़रिए से, तो मैं उसको पीपीटी को पहले एक मरतबा फिर बतला दूँ ताकि फिर एक मरतबा जहन में बात याददाश्त के अंदर हमारी बात महफूज हो जाए। मैं मुख्तसर तौर पर जो है पिछले पीरियड का यादा कर दूँ, फिर हम लोग आज के टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हमने यहाँ से शुरुआत की थी कि किस तरह जो है वो इंतखाबी अमल पूरे मुल्क के अंदर जो है वो होता है, क्या प्रोसेस है उसका, इंतखाबी अमल का प्रोसेस क्या है, काम करने का तरीका क्या है, किस तरह का काम करता है। तो ये स्क्रीन आपके सामने थी। कुछ नेट की बिना पर थोड़ा सा प्रोसेस स्लो चल रहा है, उसके लिए माजरत खा। मैं फटाफट थोड़ा सा इसकी स्क्रीन को बतला दूँ, ज़्यादा इसके डीप में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। जमात दहुम मजबून सियासियात, उन्वान इंतखाबी अमल, और इसको तैयार करने वाले ये नाचिस काजी अब्दुल कबीर अहमद मदनी हाई स्कूल। ठीक है, फिर हम लोग पहले हमने देखा था हमें इस सबक के अंदर किन किन बातों का मुताला करना है। ठीक है, तो हमने पहले देखा था जमहूरी अमल का ये अटूट हिस्सा है इंतखाबी अमल। उसके बाद फिर हमने देखा था कि हुकूमत की तब्दीली इंतखाबी अमल के ज़रिए से होती है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि हुकूमतें जब तब्दील होती है तो पॉलिसियाँ भी तब्दील होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन करवाना ये इंतखाबी अमल का एक ख़ास हिस्सा है। उसके बाद हमने देखा कि इंतखाबी अमल में सबसे अहम काम जो है वो करता है मरकज़ी इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और हर रियासत के अंदर रियासती इलेक्शन कमीशन भी होते हैं और ये उन्हीं की निगरानी के अंदर रियासतों के इलेक्शन भी होते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन का तरीक़ाकार क्या होता है इलेक्शन करने का। तो एक तरीका तो पुराना तरीका आपको मैंने बताया था कि बॉक्स के ज़रिए से जो है अपने वोट को, अपनी पर्ची को उस बॉक्स में डाला जाता था। कदीम ज़माने में 20 लाख पेटियाँ जो है वो होती थी, चूँकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो इसलिए जो है, लेकिन ये बहुत लंबा और बहुत खर्चीला तरीका था। अब हमने जो है अपने आप को जदीद तरीके से आरास्ता किया और हमने जो है ईवीएम मशीन जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस में दिख रहा है। मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी, 3 फुल फॉर्म याद करने के कहा था। मैं इसको परेड के बाद में इंशाल्लाह इंडिविजुअल आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो इंतखाब का जदीद तरीका आज वीवीपैट की शक्ल में है, ईवीएम मशीन की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो अदारा है ये इसमें कौन कौन लोग हैं, क्या क्या तरीके से प्रोसेस करता है। तो हमने बताया था कि खुद मुख्तार अदारा है और ये लोकसभा से लेकर तो सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया तक जितने भी मुल्क के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उन सब के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मातहत ही वो करते हैं। और इलेक्शन कमीशन के अंदर ये ऑफिस है उसका, इलेक्शन कमीशन का, जो नई दिल्ली में वाक़ है, हम ये भी पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर हमने देखा था कि चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन की शुरुआत हमारे यहाँ पर 1951-52 में हुई। ठीक है, और पहले एक इलेक्शन कमीशन होता था, उसके एक इलेक्शन कमिश्नर होता था। उसके बाद फिर जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई फिर उसके मातहत में
दो मजीद इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके मातहत में आए, और ये इलेक्शन कमिश्नर जो है वो IAS ऑफिसर होते हैं। IAS ऑफिसर के अहदे के जो इम्तहानात होते हैं वो पास करते हैं, और इनको जो तनख्वाह दी जाती है वो जजों के बराबर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है, मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत होती है उसका जो जज होता है उसके बराबर इनको तनख्वाह मिलती है, और बाकायदा इसका अलग से जो है पूरा बजट बनता है इलेक्शन का। ठीक है, हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे कि किस तरह। फिर हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन, ये तो हम लोग पढ़ चुके, खैर इलेक्शन कमीशन, फिर चीफ इलेक्शन कमीशन, फिर उसके बाद में दो उसके मातहत होते हैं, और जैसे ज़रूरत पड़ती रहे फिर अपने अपने इलाके के एतबार से वो करते रहे। ठीक है, फिर हमने देखा था वोट मशीन का सफ़र देखा था, हमने इलेक्शन का प्रोसेस देखा था, पुराना तरीका नया तरीका। ठीक है, 1951-52 के अंदर पहले लोकसभा इलेक्शन हुए थे, और बैलेट बॉक्स के ज़रिए हुए थे, और उसके बाद में 1998 में जो है EVM मशीन की से रुशनास कराया गया वोटरों को। ठीक है, बस हम लोग यहाँ तक के पहुँच चुके थे, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन के क्या फ़राइज़ है। इलेक्शन कमीशन, हम तो इलेक्शन कमिश्नर के बारे में देख चुके, एक अदारा है इलेक्शन कमीशन, के क्या फ़राइज़ है, इसके क्या जिम्मेदारी, क्या हुकूक है। माइक को बंद कर दे जिसका भी माइक चल रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे मुख्तलिफ शक्ल के ज़रिए से इसको वाज़ेह करने की कोशिश की है। ये बहुत इम्तिहानी नुक्ते नज़र से ये बहुत अहम सवाल है, इसलिए इसको ज़्यादा हमको फोकस देना है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियाँ या इलेक्शन कमीशन के हुकूक, ये तीनों सवाल एक ही दायरे के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए, पहला है वोटर लिस्ट तैयार करना। बच्चों ये आपको सामने जो इमेज दिख रही है, शक्ल दिख रही है, 18 साल से ज़ायद हिंदुस्तानी शहरियों का नाम वोटर लिस्ट में आ जाए, उसकी लिस्ट तैयार करना, उसके लिए मुहिम चलाना। आपने देखा होगा कि जगह जगह जो है ना, स्कूलों के अंदर एक उनको काउंटर दिया जाता है या उनको ले दिया जाता है, और मखसूस औकात के अंदर वहाँ पर लोग डॉक्यूमेंट्स को, माइक बंद कर दें, हिंदुस्तानी शहरियत के जो सबूत मांगे जाते हैं वो सबूत वहाँ पर ले जाकर उन्हें सबमिट करना होता है, फिर हमारा नाम भी वोटर लिस्ट में आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है वोटर लिस्ट तैयार करना। 18 साल से ज़ायद बालिग मर्द और औरतें, इनके नाम वोटर लिस्ट में इंदराज करना, उनके एंट्री करना, ये इलेक्शन कमीशन की सबसे अहम जिम्मेदारी है या सबसे अहम फ़र्ज़ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार सियासी पार्टियां हैं। अब तो हर नुक्कड़ पर, हर गली में, हर रियासत के अंदर इतनी पार्टियां हो गई है। पहले किसी ज़माने में गिनी चुनी पार्टियां हुआ करती थी, अब तो हर कोई जो है वो सियासत के अंदर अपनी, है ना, क्या बोलेंगे, नसीब को आजमाना चाहता है। मुझे पता है कि ये एक ऐसा ज़रिया है कि इज़्ज़त भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, और शान व शौकत भी है ना, घूमना फिरना भी है, ऐश व इशरत भी, सारे, यानी जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को वो सहूलतें और वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती जो एक लीडर को मिलती है। तो हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार सियासी पार्टियां हैं, तो उन सियासी पार्टियों को मंजूरी देना या उनकी दरख्वास्त को नामंजूर करना, ये इलेक्शन कमीशन की अहम फ़राइज़ में ये भी है। सियासी पार्टियों को मंजूरी देना, अगर कोई सियासी पार्टी इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते पर खरी नहीं उतरती है, पूरी नहीं उतरती है, तो इलेक्शन कमीशन उन सियासी पार्टियों को नामंजूर भी कर देता है। तो इलेक्शन कमीशन का एक अहम फ़र्ज़ ये भी है कि हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों को मंजूरी देना, उनको इलेक्शन हिस्सा लेने के लिए उनको वेरीफाई करना कि हाँ ये एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंतखाबात का प्रोग्राम बनाना,
बच्चों, हिंदुस्तान एक बहुत कसीर आबादी वाला मुल्क है, बहुत गुंजान आबादी वाला मुल्क है। एक वक्त में पूरे मुल्क के इंतखाबात करना ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता एक वक्त में पूरे मुल्क के, कि चलो एक ही वक्त के अंदर लोकसभा के पूरे मुल्क के अंदर जो है वो विधानसभा के इलेक्शन हो जावे, या एक ही वक्त के अंदर जो है वो राज्यसभा के इलेक्शन हो जाए, इस तरह का तो पॉसिबल नहीं। तो इंतखाबात का प्रोग्राम, उसका शेड्यूल बनाना, किस सूबे में कब इंतखाबात हो, क्योंकि अगर एक साथ में सारे मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे तो उसके लिए इतनी ईवीएम मशीन की पेटियां, उतने कर्मचारी, मतलब बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इंतखाबी प्रोग्राम बनाना ये इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ में है। और कोई भी काम जब सिस्टमेटिक उसी वक्त होगा जब उस पर बारीक-बीनी के साथ में गौर किया जाएगा, ठीक है। तो इंतखाबात के मुतालिक प्रोग्राम बनाना, इसको थोड़ा सा आप ध्यान कर लो कि किस सूबे में कब इलेक्शन कराना है, ठीक है, या किस रियासत में कब इलेक्शन करवाना है। ये काम इलेक्शन कमीशन का होता है, ना कि रियासती हुकूमत का, ना कि मरकजी हुकूमत का। ये काम होता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सही और गलत के अंदर आता है, जुमलों की पहचानने में आता है कभी कभी, तो उसमें भी आप ध्यान देना। बाद मरतबा सवाल पूछ जाता है कि इंतखाबात का प्रोग्राम बनाना वो रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है, या इंतखाबात का प्रोग्राम बनाना ये मरकज़ी हुकूमत की प्रोग्राम है। नहीं बच्चों, बल्कि इंतखाबात का प्रोग्राम बनाना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फ़राइज़ के अंदर है, इसकी जिम्मेदारी के अंदर। उसके बाद इलेक्शन के मुतालिक तनाज़ात को हल करना, ये एक बहुत गंभीर मसला है इलेक्शन कमीशन के सामने। इलेक्शन के मुतालिक तनाज़ात, बेशुमार तनाज़ात होते हैं इलेक्शन के मौके पर। कभी कभी ये होता है कि जो लीडर होते हैं उनके पर्चे नामजदगी के अंदर हो, जब वो पर्चा फिल करते हैं तो उसके अंदर बेशुमार बोगस बातें या बहुत सारी ऐसी बातें वो इसका इंदराज कर देते हैं। सब मिसाल के तौर पर हर सियासी लीडर को अपनी जायदाद का पूरा अहवाल, पूरा ब्यौरा, पूरी तफसील देनी होती है, और एक मखसूस दायरे के अंदर। तो अक्सर लीडरान जो है वो अपनी जायदाद को मख्फी रखते हैं, जाली सर्टिफिकेट पेश करके वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो इलेक्शन के मुतालिक बेशुमार तनाज़ात है, बेशुमार जो है वो है। अब ये क्या है कि अब जैसा मिसाल के तौर पर चलो किसी इलाके में इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पर धांधली हो गई, वहाँ पर कोई हंगामा हो गया, कोई फसाद हो गया, या कोई सियासी लीडरों की आपस की रंजिश की वजह से उस इलाके के अंदर जो है वो इलेक्शन की सरगर्मियों को रोकना पड़ा। तो ऐसे वक्त में इलेक्शन कमीशन जो है वो उस मुल्क के अंदर उस रियासत के अंदर या उस इलाके में 2 मरतबा इलेक्शन करवाता है। तो ये तनाज़ा होगा। या फिर कोई उम्मीदवार जीत गया, लेकिन बाद में उसकी जब तहकीक की गई, काला चिट्ठा खोला गया, मैंने आपको बताया था आरटीआई, हम पढ़ रहे थे पहले लेसन में आरटीआई। तो किसी ने डाल दिया कि भाई फला फला जो लीडर है वो, उसकी मुझे मालूमात चाहिए, उसका जो सर्टिफिकेट है, उसने जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट दिया है वो जाली है, वो फैक्ट है, वो फैक है, गलत है। अब अगर वो दुरुस्त, मतलब उसकी कंप्लेंट सही साबित हो गई, तो ऐसे वक्त में उस लीडर की, उसकी जो पोस्ट थी या उसका जो जीत कर आया था वो, तो उसको जो है बर्खास्त किया था। तो इस तरह के जो तनाज़े होते हैं इलेक्शन के मुतालिक, जो तनाज़ात होते हैं उसको करना जो है वो भी इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ के अंदर शुमार है। तो ग़ालिबन आप लोगों को ये बहुत बारीक-बीनी से समझा रहे हैं। उम्मीदवारों के दस्तावेज़ात की जाँच करना, मैंने आपको बताया था कि जब उम्मीदवार जब इलेक्शन में खड़ा होता है, चाहे वो किसी भी उसका पार्टी का इलेक्शन हो, किसी भी, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, जिला परिषद का हो, पंचायत समिति का हो, उसको दस्तावेज़ात को, उसको फॉर्म को फिल करना होता है, पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन की जो ज़वाबित है उसको पूरा फिल करना पड़ता है। तो उसके अंदर बेशुमार जो है कॉलम होते हैं, उसमें उसको ज़ात का सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, उसको अपनी जायदाद की पूरी जो है वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो बाज़ मरतबा ये होता है कि उम्मीदवार जो है वो बहुत सारी मालूमात को जो है वो गलत तरीके से पेश करते हैं। तो उम्मीदवारों के दस्तावेज़ात की जांच करना
उसकी पूरी छान छपट करना, है ना, आया उसने जो फॉर्म भरा है पूरी तरह से तो वो सही है या नहीं सही है ना। तो उस तरह के उम्मीदवारों के दस्तावेजात की जांच करना, उसके पेपर को जांच करना, ये उसकी जिम्मेदारी के अंदर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। उसके बाद हल्का इंतखाबात की तश्कील नौ करना, कि जैसा मिसाल के तौर पर मैं आप बताया कि महाराष्ट्र के अंदर कितने हलकों में इलेक्शन हो ना, कितने उसका बाउंड्री क्या हो, कौन सा कितना हल्का, एक हल्का एक वार्ड, ये हल्का मतलब वार्ड, कितने वार्ड के अंदर। बास मतलब ये होता है कि अभी रिसेंटली इलेक्शन जो हुए थे लोकसभा के 2019 के अंदर, तो उसके अंदर नए नए वार्ड बनाए गए थे, पुराने जो वार्ड थे उसको हदफ करके, उसको ख़त्म करके वार्ड को जो है वो तोसी कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया। तो हल्का इंतखाबात की तश्कील नौ करना ये भी इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ हैं, ठीक है। तो ये 6 नुकात, अहम नुकात है, ऐसे तो और भी बेशुमार है, लेकिन ये 6 अहम नुकात मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। सबसे अहम काम है वोटर लिस्ट तैयार करना, इलेक्शन कमीशन का काम है, बहुत लेदी काम है, बहुत दर्द सर वाला काम है, क्योंकि आज आप 17 साल के, आइंदा साल आप 18 साल के होंगे। आज आपका ना वोटर लिस्ट में नहीं, लेकिन आइंदा साल आपको एज ए भारतीय, एज ए शहरी होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आप चाहे वोटर लिस्ट तैयार करना, तो उसके लिए बाकायदा जो है वो जगह जगह पर उस तरह के, है ना, स्कूलों के अंदर या कोई ऑफिसों के अंदर जो है वो उनके नुमाइंदे बैठते हैं, उनके कारकुन बैठते हैं इलेक्शन कमीशन के, और वो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं। या बाज़ मरतबा होता है कि किसी के नाम के अंदर जो है वो है करेक्शन है, ठीक है, कुछ करेक्शन है किसी के नाम में, तो वो करेक्शन करने का काम भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के जिम्मे आता है, ठीक है। ये उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि सियासी पार्टियों को मंजूरी देना, ठीक है, वो अहल है नहीं है इलेक्शन में खड़े होने के लिए। वो सियासी पार्टियां जो इलेक्शन कमीशन के जो दायरा कार है, जो ज़ाब्ते है, उस पर खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है, तो उसको मंजूरी देना या उसको नामंजूर करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जिम्मेदारी। इंतखाबात के प्रोग्राम बनाना, शेड्यूल उसका बनाना, कब पूरे मुल्क के अंदर किस इलाके में कब इलेक्शन हो, ठीक है। माइक बंद, माइक बंद। इलेक्शन के मुतालिक जो तनाज़ात होते हैं, मैंने आपको बताया था बहुत सारे तनाज़ात हैं। बाज़ मरतबा नक्सलियों का हमला हो जाता है इलेक्शन के मौके पर, बाज़ मरतबा सियासी लीडरों की आपस की रंजिश की वजह से, है ना, आपस में जो है वो दोनों फरीक जो है वो मारने मरने पर तुल जाते हैं। तो ऐसे वक्त में वो उम्मीदवारों के दस्तावेज़ात की जाँच करना और हल्का इंतखाबात की तश्कील न करना, ठीक है। अगली स्लाइड। चलिए देखिए, अब आज़ादाना व मुनसिफाना तरीके से इलेक्शन हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बच्चों आप लोग समझ रहे ना आपको? जी सर। जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। थोड़ा सा नेट का यहाँ पर मसला है, जिसके से मैं कितने पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर, ओके ठीक है। तो आज़ादाना व मुनसिफाना तरीके से इलेक्शन हो पूरे मुल्क में या रियासत में या जिस इलाके में, ये इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे बड़ा जो चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है। अब क्या क्या चैलेंज का सामना करना पड़ता है इनको, देखिए। सबसे बड़ा मसला है हिंदुस्तान की कसीर आबादी का, कसीर आबादी। हिंदुस्तान गुंजान मुल्क है, इतने बड़े मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाना ये वाकई जुए शीर लाना है। यानी पहाड़ खोद के दूध की नहर निकालना कितना मुश्किल काम है, कितना कठिन काम है। तो हिंदुस्तान जैसे कसीर और गुंजान आबादी वाले मुल्क के अंदर इलेक्शन करना, इलेक्शन करवाना जो है, इलेक्शन के मंसूबे बनवाना और उन इलेक्शन के प्रोग्राम बनवाना, और पूरे इलेक्शन जो है आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से, साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन हो जाए, तो सबसे बड़ी जो चैलेंज है, सबसे बड़ी जो रुकावट है, सबसे बड़ा जो अड़थड़ा है, वो हिंदुस्तान की आबादी है। कसीर आबादी, हिंदुस्तान की आबादी जो इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे मैं मुख्तलिफ थोड़े से मज़ाहिया कैरेक्टर के ज़रिए से, क्योंकि मैं किसी लीडर की तस्वीर यहाँ पर पेश भी नहीं कर सकता,
ठीक है। अब बाज़ मतलब मैंने आपको कहा, आप मुख्तलिफ फिल्मों के अंदर भी देखते होंगे और मुख्तलिफ सीरियल में, कि आम तौर पर जो लीडरान होते हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। आम तौर पे मैं अच्छे लीडरान की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर जो लीडरान होते हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है वो जराइम पेशा होता है, मतलब वो थोड़ा सा मतलब आप समझ के लीजिए कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं। वो मारने धारने और उनके मतलब बेशुमार गुंडों के साथ उनकी सास-बास होती है। तो ऐसे जराइम पेशा लीडरान जो है ये भी इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है। इससे मुल्क की अखुवत, मुल्क की भाईचारगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जराइम पेशा लीडरान जो है जब इक़्तिदार में आ जाते हैं, जब वो ओहदे पर आ जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर हुकूमत आवाम की तो फिर वो वारे नारे कर देगी। ठीक है। उसके बाद एक सबसे बड़ा मसला है, देखो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको बतलाने की कोशिश की है और आप तस्वीर से समझ गए होंगे, लेकिन आपको बदउनवानी, करप्शन इलेक्शन के मौके पर आम वबा है, ये आम वबा है कि पैसे देकर वोट खरीदा जाता है। कि इलेक्शन में जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो अपने कारिंदों को वोटरों के पास भेजता है और बाकायदा बोलियां लगती है कि फला फला लीडर तो इतना दे रहा है, एक फुली का, एक वोट का, आप अगर इतना देते हैं तो हम आपको, हमारे घर में इतने इतने वोटर्स हैं, सारे वोटर्स आपको पड़ेंगे। ठीक है। गालिबा आपने वोट पक्की सियाही का एक उर्दू का सबक था, बहुत ही अच्छा, 8 में आपने पढ़ा होगा या पुरानी निसाब में था वो, वोट पक्की सियाही का। खैर, तो करप्शन जो है, बदउनवानी है ना, ये आज़ादाना व मुनसिफाना तरीके से इलेक्शन करने में एक रुकावट बदउनवानी भी है। जहाँ पर बदउनवानी आ जाती है वहाँ पर मुनसिफाना इंसाफ नहीं होगा, फिर वहाँ पर फिर सबसे बड़ा रुपया, हाँ, तो वो आ जाता है। तो बदउनवानी जो है, करप्शन, ये भी सबसे बड़ा जो है ये मसला है इलेक्शन कमीशन के सामने। अगर वो चाहता है कि साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन हो, लेकिन अगर बदउनवानी है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद तशद्दुद, मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, तशद्दुद, फसाद, बाज़ मरतबा बाज़ इलाकों के अंदर फसाद हो जाते हैं इलेक्शन के मौके पर, और ये फसाद होते नहीं है, फसाद करवाए जाते हैं। लीडरान जब देखते हैं कि उनको एक पता चल जाता है कि हाँ वोटर्स उनको कम आ रहे हैं, तो फिर वो जो है ना, रंग में भंग कर देते हैं। तो किस तरह जो है ना, आवाम को डरा कर, खौफजदा करके, है ना, कुछ मैंने आपको पहले कहा कि क्रिमिनल टाइप के लोग उनके हाथ होते हैं, तो इस तरह फिर इलाके में फसाद करा देते हैं, तशद्दुद करा देते हैं। तो अगर कभी इस तरह के फसादात या तशद्दुद अगर फूट पड़े तो ये भी आज़ादाना और इंसाफ पसंद इलेक्शन कराने में एक बहुत बड़ी रुकावट बनकर सामने आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है। चलिए, अब अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं या उसके अंदर क्या इस्लाहात की ज़रूरत है, क्या और दुरुस्तगी कर सकते हैं, किस तरह और वो अपनी और एक्टिविटी को और अच्छा और जाजिब और पुरकशिश और एट्रैक्टिव, है ना, और सहल बना सकते, उसके ताल्लुक से। यहाँ पर वक्त कम है, चलिए हम लोग चलेंगे। ये मज़ाहिया तस्वीर आपके सामने रखा हूँ। आमतौर पर हमारे सामने जब कोई लीडर की बात होती है तो हमारे सामने एक तस्वीर उभर कर आती है, इस तरह की मज़ाहिया तस्वीर। तो ये जो तस्वीर बतला रही है, मैं आपको बताऊँ, ये क्रिमिनल लीडर की तस्वीर को दर्शाती है। ये तस्वीर आपके सामने आई। तो इस तरह के जो क्रिमिनल लीडरान है उनको इंतखाबी अमल से दूर रखना। अगर इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि इंतखाबात के अंदर इस्लाह हो, इंतखाबात के अंदर दुरुस्तगी हो, साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन हो, तो इस तरह के जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लीडरान हैं उसको इंतखाबी अमल से दूर रखना होगा। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं हूँ जानबूझ से, तस्वीर आपकी ज़बान, तस्वीर खुद अपनी ज़बान पेश करेगी। ठीक है। दूसरा,
इंतखाबत के अंदर इस्लाहात की और ज़रूरत है। पहले औरतों को 33% इलेक्शन के अंदर या नौकरियों के अंदर हर जगह औरतों का एक फीसद था 33%, 33%। लेकिन इंतखाबी अमल को इस्लाह करते हुए, दुरुस्ती करते हुए अब उसको 50% रिजर्वेशन कर दिया गया है। मतलब 50% औरतें और 50% मर्द उम्मीदवार चुनकर आए। महाराष्ट्र भी वो रियासत है, हर रियासत में तो 50% ही किया गया, लेकिन महाराष्ट्र एक ये रियासत है जहाँ पर हर जगह औरतों को 50% रिजर्वेशन की सहूलत दी गई। तो ये इंतखाबी इस्लाहात है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये तो बता चुका मैं आपको, तस्वीर खुद आपकी ज़बानी कहेंगी कि बदउनवानी को रोकना, अगर आप चाहते हो कि इंतखाबी अमल साफ शफाफ तरीके से हो, इंतखाबी अमल के अंदर इस्लाहात हो, तरक्की हो, तो बदउनवानी को रोकना बहुत ज़रूरी है। अब ये होता है कि इंतखाबी अमल को पूरी तरह से जो है इलेक्शन कमीशन कैप्चर करता है। अगर इलेक्शन कमीशन पूरे इंतखाबी अमल को कैप्चर कर ले तो ये बदउनवानी पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि इंतखाबी अमल के अंदर साफ शफाफियत आए तो बदउनवानी को रोकना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर मैंने आपको बतलाया आमतौर पर ये होता है कि विरासत वाली राजनीति होती है। विरासत वाली राजनीति, देखिए मैंने यहाँ पर 3 तस्वीरें के ज़रिए से, अभी और 2 तस्वीरें और आई आपके सामने,